हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 टू 1919 या फिर सैडलर आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को ही सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी जो ज़रूरत थी वो क्यों महसूस हुई कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की, इस पर बात करते हैं। तो सन 1913 के शिक्षा संबंधी जो सरकारी प्रस्ताव थे उनमें प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा की उन्नति और विस्तार के लिए बहुत सारे विचार व्यक्त किए गए थे। जो 1913 का शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव था, लेकिन क्या था, इन विचारों को प्रैक्टिकली बनाने के लिए जो शिक्षाविद थे उनकी सहमति या सम्मति की आवश्यकता थी। अतः एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया था। यहीं से इसका प्रपोजल हुआ था कि एक शिक्षा संबंधी आयोग गठित किया जाए। किंतु क्या हुआ कि 1914 में विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस विश्व युद्ध ने आयोग की नियुक्ति को असंभव बना दिया और जो शिक्षा संबंधी सब सुधार थे वो रखे के रखे रह गए। विश्व युद्ध की समाप्ति से कुछ पहले भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। आगे देखते हैं कि सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने क्या किया था, विश्वविद्यालय में एक स्नातकोत्तर डिपार्टमेंट की या विभाग की स्थापना की थी। और इस विभाग की स्थापना करके जो आशुतोष मुखर्जी थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए। जैसा कि इसमें भी लिखा है कि सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। इस आयोग में दो भारतीय भी थे, एक तो अभी बताए थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और एक जो थे वो जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत दिया। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा और भारतीय विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आदि के विषय में भी अपने मत जो थे वो व्यक्त किए थे। अब जो थे कि किसके नेतृत्व में ये आयोग बना था, तो इस आयोग का अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय का उपकुलपति माइकल सैडलर था और माइकल सैडलर के नाम पर ही इस आयोग को सैडलर आयोग कहा गया था। अब आयोग बन चुका था। आयोग को जो है वो जांच के विषय, आयोग की जांच के विषय क्या थे, क्या क्या जांच आयोग को करनी थी। तो इसमें लिखा है कि स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की क्षमता की जांच करने के लिए 14 सितंबर सन 1917 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का अध्यक्ष माइकल सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, अतः इनके नाम पर सैडलर आयोग कहा गया। आयोग की जांच का विषय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आशाओं की जांच करना और उनसे संबंधित जो समस्याएं थीं उनका समाधान करना था, उनके बारे में सुझाव देना था। अब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आशाओं की जांच करना था और समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक नीति तैयार करना या विचार प्रस्तुत करना। अब आयोग को मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन आयोग ने क्या किया, तुलनात्मक दृष्टि से अन्य विश्वविद्यालयों की भी जांच करने का अधिकार ले लिया। उसने इस अधिकार के साथ साथ शिक्षा के अन्य अंगों के भी जांच करने का अधिकार का प्रयोग किया और आयोग ने 17 माह तक के अथक परिश्रम के बाद में सन 1919 ईस्वी को सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया। फिर आगे पढ़ते हैं आयोग के बारे में। आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा की।
अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए और स्कूली शिक्षा जो है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। आयोग ने आगे कहा कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया कि जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाएं या ये महाविद्यालय चाहे तो स्वतंत्र रहें या फिर स्कूल से भी संबद्ध हो सकते हैं, स्कूल से भी संबद्ध हो सकते हैं और स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट अलग महाविद्यालय अलग भी हो सकते हैं और ये दोनों आपस में संबद्ध भी हो सकते हैं। इन संस्थाओं के प्रशासन हेतु माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। अब इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों को ये सुझाव भी दिया गया कि ये बहुत सख्त नियम ना बनाए जाएं, जो नियम है उनमें लचीलापन रखा जाए और स्नातक स्तर की शिक्षा जो है वो 3 साल की होनी चाहिए। अब आयोग ने जो सिफारिश की थी अपनी सिफारिशों में ये अपने प्रतिवेदन में बहुत कुछ लिखा था जैसे ऊपर बताया भी गया। और आयोग ने जो सिफारिशें की थी, सबसे पहले बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। आयोग ने क्या सिफारिश की थी? आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार माना और उसके संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालयों में केवल इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। जो बच्चे इंटरमीडिएट की कक्षा पास कर लेते हैं उन्हें जो है वो विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए। और जो उनके डिग्री कोर्स है, स्नातक का पाठ्यक्रम है, वो 3 वर्ष का होना चाहिए और इंटरमीडिएट कक्षाएं जो हैं वो डिग्री कॉलेज से अलग होनी चाहिए, उनके साथ संबद्ध नहीं होनी चाहिए। और इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए पृथक इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। उनका जब इंटरमीडिएट की शिक्षा देनी है तो इंटरमीडिएट कॉलेज जो है वो विश्वविद्यालयों से पृथक होने चाहिए। नेक्स्ट सिफारिश या सुझाव दिया आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की उसमें जो थी उसमें नामांकन बहुत ज़्यादा छात्रों का था, विशाल छात्र संख्या को ध्यान में रखकर सिफारिशें की थी। उन्होंने कहा ढाका में आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की जितनी जल्दी स्थापना हो सके उतनी जल्दी स्थापना कर दी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कलकत्ता नगर के सब कॉलेजों को इस प्रकार से संगठित किया जाना चाहिए कि एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाए। उनका मतलब थी कि कलकत्ता नगर के जितने भी कॉलेज हैं उनको एक तरह से इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए जिससे हम विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि कलकत्ता नगर के समीपवर्ती कॉलेजों का संगठन इस दृष्टि से किया जाए कि उपयुक्त स्थान पर नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। फिर आयोग ने सिफारिश की थी भारतीय विश्वविद्यालय के बारे में। उन्होंने उस विश्वविद्यालय के संगठन, शासन आदि के संबंध में अपने सुझाव दिए जो इस तरह हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को सरकार के नियंत्रण से मुक्त अधिक स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। जो कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से मुक्त रहें। नेक्स्ट कहा कि विश्वविद्यालय में पास कोर्स के अलावा, सिर्फ पास कोर्स जो था उसके अलावा ऑनर्स कोर्स का भी प्रचलन होना चाहिए और स्नातक का पाठ्यक्रम 3 वर्ष होना चाहिए, ये तो पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट था विश्वविद्यालयों में कृषि, कानून, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा की व्यवस्था भी होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी ये व्यवस्था जो थी बहुत कमज़ोर स्थिति में या यूँ कहें नहीं के बराबर थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन की भी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आयोग का मानना था कि विश्वविद्यालय में जो है अरबी, फारसी और संस्कृत की सुविधा दी जाए जिससे से अधिक भाषाओं का ज्ञान जो है वो हमारे स्कूल के बच्चों को हो सके। अब इससे पहले है कि विश्लेषण एवं प्रभाव है इसके बाद में, लेकिन इससे पहले यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन एक उन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में भी अपने सुझाव दिए थे। आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, नोट कर लेना आप।
विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से उन्होंने 2 सुझाव दिए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा का एक विशिष्ट परिषद, स्पेशल बोर्ड होना चाहिए वुमेन्स एजुकेशन का। इस परिषद के द्वारा स्त्रियों को जो है चिकित्सा शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की भी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया था स्त्री शिक्षा में कि जो बालिकाएं 15 या 16 वर्ष की अवस्था तक बालकों से पृथक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए पर्दा स्कूल का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि वो शिक्षित भी हो जाएं और उनका पर्दा जो है वो भी रह सके। अब इस आयोग का निष्कर्ष क्या निकला या प्रभाव क्या पड़ा वो पढ़ते हैं। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव के कारण विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। देश में कई नए विश्वविद्यालय खोले गए। इनमें से पटना, उस्मानिया, अलीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद, अन्नामलाई विश्वविद्यालयों को उल्लेख किया जाता है। 1930 के भीतर संख्या 30 तक बढ़ गई थी। इस आयोग से पहले इतने कॉलेजेस या डिग्री कॉलेजेस यहाँ नहीं थे जितने कि अब बाद में विस्तार हुआ। इसका ये प्रभाव पड़ा इस आयोग का कि विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों की कार्य संबद्धता, परीक्षा और डिग्री प्रदान करने तक ही सीमित थे। शिक्षण डिग्री कॉलेज का कार्य था और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आयोग की सिफारिश के बाद विश्वविद्यालयों और आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई और स्नातकोत्तर की शिक्षा में भी सुधार हुआ। तो ये थे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़े। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है।